500 वर्षों से जिसके लिए सपने हम लोग देख रहे थे, वो सपने साकार हो गए। तो बड़े उत्साहित थे अपने कार्यकर्ता और यहाँ से ऊर्जा लेकर के जाएंगे और 400 के पार जिता करके माननीय मोदी जी को देंगे। इस बार जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है कि सहयोगी दलों के साथ हमको 400 पार जाना है। तो ऐसा लक्ष्य लेकर आज उसकी भूमिका को कार्यकर्ताओं के समक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखेंगे। मोदी जी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, एनडीए 400 पार और भाजपा 370 के पार। ऐतिहासिक है, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। 400 पार का जो नारा है वो पूरे धरातल पे दिखाई दे रहा है। विकास के साथ, राम राज्य के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश है और 19 करोड़ कार्यकर्ता अपनी पूरी जान लगा देंगे प्रधानमंत्री जी के एक-एक शब्दों को सत्य करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत बनाना है, इसमें डिस्कस होगा। आगे इलेक्शन का भी है मामला। लक्ष्य 400 प्लस। हाँ जी, 400 इजीली। आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार का जो परिणाम होगा वो पूरा विश्व देखेगा, ऐसा विश्वास है। 400 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इधर नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, और उधर मोदी का दम। सवाल यह कि विपक्ष बेदम, क्योंकि खबर यह है कि कमल के साथ कमलनाथ आ सकते हैं। अफवाहें हैं और राजनीति में अफवाहों में दम भी होता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नुकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अफवाहें उड़ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक और पूर्व विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अफवाहें हैं। इस बीच कमलनाथ अपने बेटे नुकुल के साथ दिल्ली पहुंच गए। खबरों ने और दम लिया। अब तारीख बताई जा रही है, वक्त बताया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हक्के बक्के हैं। हलचल बढ़ गई है मध्य प्रदेश की सियासत में, क्योंकि पिता और पुत्र, बाप और बेटा, अगर दोनों बीजेपी में गए तो मध्य प्रदेश की सियासत में क्या होगा। वैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन दावे कि कमलनाथ भीष्म पितामह है, तो फिर नाराज क्यों हैं? लेकिन सिर्फ मसला कमलनाथ का नहीं है। 5 साल में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे एक एक करके कांग्रेस को छोड़ गए। 2019 राधाकृष्ण पाटिल, ज्योतिराज सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कैप्टन अरविंदर, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़, टॉम बक्कड़, ये तमाम चेहरे एक एक करके कांग्रेस को अलविदा कह गए। तो क्या कमलनाथ भी उसी राह पर हैं? लेकिन सवाल यह कि आखिरकार कमलनाथ का सियासी कद क्या है, वो देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के न सिर्फ मुख्यमंत्री रहे, बल्कि कांग्रेस की कमान भी इन्होंने मध्य प्रदेश में संभाली। और सियासी कद इस हद तक था कि 9 बार लोकसभा के सांसद रहे। कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक कमलनाथ 2 बार लगातार विधायक भी बने। मगर मसला यहां छिंदवाड़ा का है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष तो रही, यानी हर पद पर सियासत में उन्होंने अपना वजूद हासिल किया।
1980 में छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद बने। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400, और दूसरी तरफ कमलनाथ की भी एंट्री। इससे पहले अशोक चौहान आए, यानी हर जगह कील कांटों को दुरुस्त कर रही है बीजेपी। तो सवाल यह कि बीजेपी को कमलनाथ चाहिए क्यों, अब वो भी समझिए। दरअसल जब मोदी लहर चल रही थी तब भी छिंदवाड़ा से बीजेपी अपना सांसद नहीं बना पाई। 2014 और 19 में कमलनाथ के परिवार की ही जीत हुई। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा में एक उपचुनाव छोड़ दें तो कभी भी बीजेपी का सांसद नहीं जीता। और 2023 के चुनाव में छिंदवाड़ा के सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत के लिए कमलनाथ जरूरी हो जाते हैं। उनका अपना एक प्रभाव है। तो सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा गेम क्या होने वाला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाहें हैं? तो विराम क्यों नहीं लग रहा? क्यों विराम नहीं लग रहा? कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जो आपको कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान है, पहले वो सुन लेते हैं। वो कह रही है अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे 3 सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में, कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा है, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक। एके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं गर्ग साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आपका चेहरा थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है, लेकिन कोशिश करता हूं थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। गर्ग साहब,
गर्ग साहब, ये सुना है कमलनाथ जी भी कमल के साथ जा रहे हैं, है क्या ऐसा? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। हाँ। कोई उसमें रहना नहीं चाहता। मतलब कोई नहीं बचेगा? नहीं, कमलनाथ जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये तो अभी तक कोई पता नहीं है। हाँ। लेकिन मैं एक कांग्रेस की स्थिति बता रहा हूँ कि 100 साल पुरानी कांग्रेस, उसके अंदर कोई रहना नहीं चाहता। आप देख लीजिए कि जो लंबे टाइम तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है उनको भी डर सता रहा है यार, वो भी लोकसभा का चुनाव जीतना नहीं, उनके जीतने की संभावना नहीं है तो वो राज्यसभा के चुनाव में आ रहे हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस की हालत क्या हो रही है। तो कांग्रेस की इस तरह की हालत देख के हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि इस कांग्रेस में बचा क्या है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी देखो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी विचारधारा से कोई भी आता है तो अगर हमारी विचारधारा को मानता हुआ कोई आता है तो उसका स्वागत है। अच्छा, विचारधारा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति अगर आता है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को मानने वाला अगर व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत है। अच्छा, ये कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा होगी ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। देखिए तिलक भाई, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 13 करोड़ मेंबर है। हाँ। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होगी। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। जिस तरह से हाँ। जिस तरह का जो दशा आज कांग्रेस की हो गई है। गर्ग साहब, आप कह रहे हो स्वागत है सबका, लेकिन आप तो 400 पार तो आसानी से कर रहे हो, लेकिन फिर ऐसे चेहरों को क्यों ले रहे हो जिसे आप भ्रष्टाचारी बोला करते थे? मैं इसलिए पूछ रहा था। देखिए मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति आ रहा तो इसका मतलब नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी, उसकी जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं रुकती। निश्चित रूप से अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वो कार्रवाई से बच जाए। हाँ। तो यानी जो जैसे आपने कहा अशोक चौहान पर जो आदर्श घोटाले के आरोप आपने लगाए थे, भले ही राज्यसभा उनको भेज रहे हैं, लेकिन रहेंगे तो वो आपकी नजर में भ्रष्टाचारी ना? नहीं, अगर उनके ऊपर है तो वो कोई भी, हमने अगर उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उस कार्रवाई को हमने कभी भी स्थगित नहीं किया। वो कार्रवाई निरंतर चल रही है। तो उसका स्टेटस बता पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसका स्टेटस बता पाएंगे जांच का? नहीं, स्टेटस तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बताएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बताएगी। अच्छा, आपका कोई लेना नहीं। हेमंत बिस्वा पे जैसे आपने आरोप लगाए थे तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। तो नहीं, तो आप हेमंत बिस्वा जी के बता दीजिए ना, आप जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। नहीं सर, मैं क्यों जाऊंगा? आपने आरोप लगाए थे, मैं बुकलेट आपने जारी की, आप उससे कह रहे हो। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो आपके पास में जुडिशियरी है ना, वहाँ पे सर मैंने आरोप नहीं लगाया, आरोप आपने लगाए थे। जो भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हेमंत बिस्वा जी के ऊपर अगर कोई आरोप है तो निश्चित रूप से अगर मान लो ये तो जो भी है कांग्रेस वाले और छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं उस बात को, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी फिर। वो अभी भूदेव कहेंगे देखिए वॉशिंग मशीन ले आएंगे बीच में। हाँ भूदेव भाई, बिछड़े सब बारी बारी, अब है कमलनाथ की बारी। नहीं, आप लोगों को वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है भूदेव भाई कि नहीं? नहीं तिलक जी, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कभी आपने दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी के बयान नहीं सुने? नहीं, मैंने तो अशोक चौहान जी के भी सुने थे, मैंने ज्योतिराज सिंधिया जी के बयान भी सुने थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी न्यूज में मैं सुन रहा हूँ। देखिए, अगर कोई नेता जिसने अपने छात्र जीवन से, यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जब मेरा तो शायद जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय वो सांसद बन गए थे 1980 में, तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाएंगे। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों में से हैं, और ये जो न्यूज है वो मेरे को तो केवल न्यूज से दिखाई पड़ रही है। ये भूदेव भाई इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? नहीं, कॉन्फिडेंस तो देखिए तिलक जी, कॉन्फिडेंस तो हम, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल। जितना संघर्ष आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ गर्ग साहब ने लिस्ट बना रखी है। सुनिए तिलक जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जितना संघर्ष इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आज वो कौन कर रहा है बताइए? संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस में क्या कमी है? और अखिलेश यादव कर तो रहे हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, वो किसी से
छुपा नहीं है। हाँ। इन लोगों को आज वो डर सता रहा है कि 2024 में इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, हर कोई उनसे सवाल पूछेगा। इसीलिए कमलनाथ जी जा रहे हैं, कुछ तिलक जी नहीं रोकने का प्रयास करोगे या फिर उनको नहीं जाने दोगे? तिलक जी मैं वही तो बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए इलेक्शन से मात्र 1 महीने पहले। तो ये डर नहीं है तो क्या है? ये बोलते रहे भाई कमलनाथ पे 2 शब्द बोल दीजिए ना। जितने भी भ्रष्टाचारी जिनको कमलनाथ जी को भी रोकोगे कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज? कमलनाथ जी को रोकोगे कि नहीं? कहीं जा ही नहीं रहे कमलनाथ जी, तो रोकेंगे कहाँ से? गलत साहब फिर क्यों ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं? बिल्कुल आपका स्वागत है, वो कह रहे कहीं नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल अफवाहें हैं, बिल्कुल अफवाहें हैं। तिलक भाई मैंने ये नहीं बोला कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैंने ये बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई व्यक्ति आता है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा है साहब? विचारधारा के लोग हैं। अजय साहब, आपकी कौन सी विचारधारा है? तो फिर ये बताइए कांग्रेस का अस्तित्व कैसे खत्म हो रहा है? वो मोहब्बत की दुकान क्यों बंद हो जाती है आपकी बार बार? वो मोहब्बत की दुकान क्यों बंद हो जाती है? वो पुलिस उनकी गाड़ी में पेट नहीं चलता। वो बेचारे वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी आपने। 1 मिनट प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब 1 मिनट, प्रोफेसर साहब 1 मिनट सर, आपने टी शर्ट डाली है भारत जोड़ो वाली है, आप कांग्रेस जोड़ नहीं पा रहे, आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हो टी शर्ट डाल के। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट भूदे भाई। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। जी प्रोफेसर साहब। जी सर आज खुश तो बहुत होंगे आप। ये विषय किससे खुश है अब ये तो बताइए। कमलनाथ जी जा रहे हैं ना बीजेपी में, वही अखिलेश वाले। नहीं देखिए, देश काल समय परिस्थिति के अनुसार राजनीति बदलती रहती है। हाँ। माननीय कमलनाथ जी ने क्या कहा वो विषय आज का विषय नहीं है। नहीं, चोट तो पहुंची थी ना आप लोगों को, मैं इसलिए कह रहा था। विषय जो आज का है, हाँ, वो विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ, माननीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो बन नहीं पाई। हाँ, कांग्रेस के सारे नेताओं को अपने साथ जोड़कर वो अपनी कमजोरी बताने का काम देश को कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि मोदी नामक जो जहाज था उसका डूबना तय है। इसलिए दिए की जो भावना होती है फड़फड़ाने की बुझने से पहले, हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी की अब वो भावना दिखाई दे रही। ठीक। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हाँ, चुनाव के समय में सभी नेता, मैं एक नेता नहीं, हर पार्टी, चारों हम लोग अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं जिसमें टीका टिप्पणी होते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उस बात से आगे बढ़ा जाता है। और माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। हाँ, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली में वो इस यात्रा में शामिल हों। उनका निमंत्रण हमको प्राप्त हो गया है। हाँ, ये अपडेट है। हाँ, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की छड़बड़ाहट दिखाई दे रही है। अगर वो कमलनाथ जी को ले रहे हैं, हाँ, तो क्या जरूरत है जो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। चौहान जी, और आप अभी भ्रष्टाचार पे बात चल रही थी। प्रोफेसर साहब मैं रोहित जी के पास जाऊं। एक मिनट यहाँ से आज एक औपचारिक ऐलान कर दूं। मैं आपके बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपका कायल भी हूं। यहां से ऐलान कर दो, जो भी भाजपाई सांसद जिनका भी टिकट कटेगा, समाजवादी पार्टी के द्वार की तरफ देखना भी मत, क्योंकि हम उनको ना टिकट देंगे ना पार्टी में शामिल करेंगे। ऐलान कर दो सर। तिलक जी, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा था। हाँ सर बोल दीजिए, एक बार ऐलान कर दीजिए बस। मैं एक सेकंड आप ही के विषय पर आ जाऊंगा जी। तिलक जी, जो महत्वपूर्ण बात हो रही थी, जो घोटाले के आरोप की बात थी, ये ना तो कांग्रेस के साथी ने लगाया था भाजपा के लोगों पर, ना लोकदल के साथी बैठे इन्होंने लगाया था, ना हमने लगाया था। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी विश्व की पार्टी के नेता ने कहा था कि 7,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार साहब ने करा। और जितने नेता इन पे आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता या माननीय प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। अब वो पुरानी बातें क्यों आप उखाड़ रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, जो बीजेपी के सांसद जिनका टिकट कटेगा उन्हें पार्टी में आप शामिल नहीं करोगे, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। यही कह रहे हो ना आप? देखिए, पार्टी में कौन शामिल होगा, कौन सही, कौन नहीं होगा, इसका फैसला तो पार्टी का आला कमान करता है। मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी की आप देखिए, आप बात घुमा गए। आप अभी गर्ग साहब के कनपट्टी पे बंदूक रख रहे थे। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि नहीं भैया हमारे यहाँ तो आला कमान तय करेंगे। ठीक है सर,
आपकी मर्जी। लेकिन रोहित जी, आप लोग तो खैर पुराने चावल हैं इस मामले में, लेकिन मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा था कि ये इंडिया गठबंधन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्यों एक एक करके नेता जो हैं शिफ्ट हो रहा है मामला पूरा? क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस, क्योंकि इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस ये माना गया, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरा, राहुल गांधी की यात्रा, क्या एक वजह यह भी है कि भैया ये यात्रा को कुंद करना है और गलत टाइमिंग पर यह यात्रा निकाली गई, जब सीट शेयरिंग होनी थी उस वक्त यात्रा निकल रही है? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने तिलक जी, कि जब आपको सीट शेयरिंग करनी थी तब आप रोडों पे निकल गए न्याय दिलाने। किसको न्याय दिला रहे हो, क्या मुद्दे हैं, आपको पता नहीं है। और जब आपको रोडों पे निकलना था तब आप विदेश निकल जाते थे। तो ये आपका बिल्कुल मामला बिल्कुल सही, आपने जो पॉइंट पकड़ा है वो बिल्कुल सही है और सत्य है। दूसरी चीज, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब इनके अकाउंट सीज हो गए। अब आप देखिए कि मतलब कितना ज्यादा स्थिति खराब है कांग्रेस की कि उसके अकाउंट सीज हो गए, अब चुनाव कैसे लड़ेगी? लेकिन हमारे कांग्रेस में इसको ये भी नहीं पता कि 2 घंटे बाद अकाउंट खुल गए। भाई साहब, जब अकाउंट सीज हुए थे तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब 2 घंटे बाद अकाउंट खुल गए तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, ताकि कम से कम भारत जोड़ो यात्रा पहन की टी शर्ट पहन के आप बैठे हो चैनल पे तो आपको जानकारी मिल जाती कि भाई साहब अकाउंट तो खुल गए, लेकिन उसके ऊपर कब तक राजनीति करोगे? तो ये दशा है कांग्रेस। मेरी टी शर्ट से बड़ी दिक्कत हो रही है आपको। अरे सर आपकी टी शर्ट से बिल्कुल नहीं। सुनिए, तो आप देखिए, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, मैं खाली कांग्रेस का चरित्र बता रहा हूँ। न्याय यात्रा पर मैं सर आपको कांग्रेस का चरित्र बता रहा हूँ। 2 मिनट तक चुप तो रहिए, शांत तो रहिए। आपकी सुंदर टी शर्ट है, काफी अच्छी है, महंगी टी शर्ट, बिल्कुल अच्छी है, अच्छी टी शर्ट। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ महंगी टी शर्ट है, ये गरीबों में भी बंटवा दी होती तो उनके काम आती। ठीक है, अच्छा सुनिए तिलक भाई देखिए, स्थिति है इंडिया गठबंधन कहां से शुरू हुआ? इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में भ्रमण करके इंडिया गठबंधन बनाया जी। और अब जब नीतीश कुमार जी क्या हुए, नींव का पत्थर हुए। जब नींव का पत्थर ही निकल गया तो बिल्डिंग कहां बचेगी? बिल्डिंग तो धराशायी हो गई। तो स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की वो व्यक्ति ही बाहर हो गया आज इंडिया गठबंधन से। क्यों बाहर हो गया, इसके ऊपर मनन होना चाहिए। कमलनाथ जी जा रहे हैं, हम रोकेंगे नहीं रोकेंगे ये अलग चीज है। कमलनाथ जी क्यों जा रहे हैं? जो व्यक्ति इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में थे, आज वो कांग्रेस से क्यों आहत हो गए? इसके ऊपर कोई आदमी नहीं चिंतन करना चाहता है। सिर्फ युवराज को स्थापित करना है, एक लक्ष्य है, चाहे जैसे स्थापित हो युवराज, चाहे पूरी देश की जनता दाएं से बाएं हो जाए, पर युवराज किसी तरीके से एक बार प्रधानमंत्री कुर्सी पे मतलब स्थापित हो जाए, बस चैन मिल जाए। नहीं, सपना तो आप भी देख रहे थे। कोई लेना देना नहीं। देखिए, हमको तो कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं था सर, ये नहीं, तो हमको मतलब भी पता है। हमारी पार्टी का दायित्व तो छोड़ के चले गए, हम उनके साथ छोड़ के चले गए। प्रधानमंत्री नहीं बनना था तो अरे मेरे मित्र, एक बार अपने कार्यालय में फोन करके पूछ लो खाते खुल गए कि नहीं खुल गए। मेरे मित्र खाते कांग्रेस के खाते पूछ लो मित्र, जब पता चल जाए तब मेरे बीच में बोलना। अरे मेरे मित्र, मेरे कांग्रेस के मित्र, खाते पता कर लो खुल गए कि नहीं खुल गए। अरे मित्र, उसमें वो भी आना है, चंदा भी आना है, कैंपेन चल रहा है। अरे मेरे दोस्त, चंदा भी आना है, खाते पता कर लो कि उनमें चंदा न डालें ना डालें, पता तो कर लो, फिर बोल रहा हूँ ना। सर 2 मिनट शांत तो रहो, मेरी बात आने दोगे अच्छा लगेगा, आपको भी जानकारी मिलेगी। हो सकता है कल आप भी मेरे अच्छा रोहित जी, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, 1 मिनट भूदे भाई, 1 मिनट रुकिए ना, सुन लो, अच्छा बोलते हैं रोहित भाई, 1 मिनट सुन लो ना, अच्छा लगेगा आपको। ये प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि हमने ऐलान किया अमेठी और रायबरेली में साथ चलेंगे राहुल गांधी के, और आप कह रहे हो कि इन्हीं की यात्रा ले डूबेगी पूरे के पूरे चुनाव को, ऐसा? अच्छा हाँ, देखिए आज तिलक भाई पल्लवी पटेल जी साथ में थी बनारस में, हाँ। राहुल गांधी जी के। हाँ। पल्लवी पटेल जी कौन है? 2 दिन पहले जिसने अखिलेश यादव जी के पीडीए पे सवाल उठाया है, हाँ। अखिलेश यादव जी को भला बुरा कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है सिर्फ दिखावा है और पीडीए से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब पीडीए को भागीदारी देने की बारी आती है तब एक्चुअल में किसी और को भागीदारी दे दी जाती है। ये पल्लवी पटेल जी का बयान है, मीडिया में है, आपने भी डिस्कशन किया होगा इसके ऊपर। आज पल्लवी पटेल जी राहुल गांधी जी की यात्रा में थी, तो भाई मुझे तो यही डाउट है कि भाई ये इनका गठबंधन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटा रही है बीएसपी का, वहां पे दरवाजे की कुंडी खुल नहीं रही है। हाँ। अगर उधर कुंडी खुल गई तो यहाँ तो गठबंधन होना नहीं है सपा के साथ। और जो चरित्र दिखाई पड़ रहा है कि पल्लवी जी जिस तरीके से उनके साथ थी बनारस में, वो स्थिति बिल्कुल साफ है। बड़ी अच्छी बात है कि रोहित जी को चिंता है हमें लेकर के,
हम तो कहते हैं कि आप बिल्कुल आपके सहयोगी रहे, बिल्कुल आपकी चिंता है, दूसरे की तरफ देखने बिल्कुल आपकी चिंता है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। मैं मिश्रा जी की भविष्यवाणी लूंगा। एक जल्दी से प्रोफेसर साहब, रोहित जी जो बात कह रहे हैं, देखिए अब आप कहेंगे शायद आप ही थे जब मैंने कहा था कि पीडीए फॉर्मूला लागू करने के लिए सबसे अच्छा मौका है आपके पास राज्यसभा की 3 सीटें पी, डी और ए। आपने कहा नहीं करेंगे बिल्कुल, और फिर उसके बाद मामला आपके सामने है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो पीडीए का जवाब दे दूं। हाँ, आप परिभाषा बदल देंगे मुझे मालूम है। नहीं, आप बताऊंगा पीडीए में राज्यसभा में भेजने का काम करा नहीं करा, पहला जवाब तो ये है। हाँ। और रोहित जी अभी हमारे नेता पे आरोप लगाने का काम कर रहे थे। हाँ। पहले रोहित जी की बात का जवाब दे दो। हमारे पुराने लगाया, पल्लवी पटेल जी ने लगाया जो अभी आपके साथ हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया आपके नेता पे। रोहित जी, पल्लवी पटेल जी वही अखिलेश यादव जी है। रोहित जी सुन लीजिए, रोहित जी मैं बहुत धैर्यवान आपको जी, कभी मुझे पता है भुवन भाई, आपके साथ आपका सहयोग देते हुए बहुत डिबेट किए मैंने, इसलिए मुझे पता है आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। पर मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया आपके नेता पे। पल्लवी पटेल जी ने आरोप लगाया जो आज राहुल गांधी जी के साथ रोहित जी मेरे समय में साझा कर रही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी नहीं, प्रोफेसर साहब बता रहे, परिभाषा बता रहे पीडीए की। जी प्रोफेसर साहब प्लीज कंटिन्यू। पहले तो मैं जवाब दे दूं रोहित जी को। रोहित जी, ये वही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो 8 विधायकों के बाद माननीय जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। और आपको पता होगा कि रोहित जी मैं इस तरह से भुवन भाई देखो, सवाल देखो, आरोप लगाओगे तो जवाब तो हाथ के हाथ लेना पड़ेगा। रोहित जी पहले बोल तो दीजिए, बोला ही कहा है रोहित जी मैंने बोलना आपका सवाल आ गया कि राज्यसभा अभी नहीं आया ना, अभी आने तो दो, जवाब नहीं आया। जवाब सुन तो लो पहले। रोहित जी धैर्य रखिए, इतने बचपना भी नहीं है आपके ऊपर, ठीक ठाक एज के आदमी हो। मैं रोहित जी बताना चाहता हूँ 8 विधायकों पे माननीय जयंत चौधरी जी एक किसान नेता, एक जाट समाज के नेता, उनको राज्यसभा भेजने का बाद कितने विधायक चाहिए होते हैं? आप राजनीतिक क्षेत्र में करते हैं, आपको पता होगा राज्यसभा देने के लिए। मुझे लगता है देखिए आपको परिपक्व हो गया। भुवन भाई बस हो गया बात। अब मुझे आपका सवाल समझ में आ गया, आपको आगे कुछ बोलना नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया तो जवाब तो लेना पड़ेगा। देखो ऐसा है भुवन भाई, जब आप सहयोगी होते हैं किसी के ना, तब एक दूसरे के काम आते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जो हमारे 8 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 बार आपको एमएलसी चुनाव के अंदर वोट किया है, ठीक है ना। आपने कोई हम पे एहसान नहीं किया है कि हमको राज्यसभा भेज के। दूसरी बात, हम अपने सिंबल पे राज्यसभा गए हैं और आप हमारे सहयोगी थे। अगर ये आप ना करते, हम 33 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने हमारे ऊपर अपने कैंडिडेट थोपने का काम ना किया होता तो हम शायद 25 से 30 सीटें जीत के आते। तब हम 8 कैंडिडेट ना जीत के आते हो। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं और मीडिया का जगत भी जानता है कि किस तरीके से आपने 2022 में हमारे ऊपर कैंडिडेट थोप के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया था, और उसके ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं में रोष भी था, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं ने आपके गठबंधन से प्रोफेसर साहब मिश्रा जी वेट कर नमस्ते कर ली, जिसकी वजह से हमारे 8 खाली जीत के आए। और 8 में 2 बार एमएलसी चुनाव में 8 ने मतलब 8 दूनी 16 विधायकों का इस्तेमाल आप कर चुके हैं। तीसरी बात, जब हम राज्यसभा गए थे तो हमारे विधायकों ने हमको वोट दिया, तो 16 और 8 24, ये 24 विधायक तो हमारे पूरे हो गए। 37 चाहिए होते हैं भाई साहब, और आपने अगर गलती ना की होती शायद हम 30 जीत के आए होते, और आज शायद हो सकता है अखिलेश यादव जी सत्ता में भी होते, क्योंकि आपने हमारी जनता को, हमारे किसानों को नाराज करने का काम किया था अपने कैंडिडेट थोप के। प्रोफेसर साहब हमारी उन सीटों पे जिनमें हमारे पुराने कार्यकर्ता प्रोफेसर साहब उनकी क्या गलती है? अब आपके साथ रह के भी क्या? अब मैं 1 मिनट बस जवाब दे दूं। रोहित जी 2 महीने बाद आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि गठबंधन से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान है। रोहित जी जरा इस तरह तो नहीं होना चाहिए। 400 रोहित जी इस तरह नहीं होना चाहिए, गलत मोदी जी का जो आपका विषय ले लिया है 400 पार, मैं तो कह रहा हूँ 450 पार होगा। अब आप लोग को क्यों? रोहित जी क्या बात है, जलवा है। 450 की भविष्यवाणी कर दी। ये एक बात प्रोफेसर साहब एक बात बताइए ना, ये भी तो सच है, आपके साथ रह के तो अजीत सिंह भी चुनाव हार गए। बताइए, इससे बड़ा तो गठबंधन हो नहीं सकता। आप कह रहे हो कि नहीं हम जितवा के लेकर आए, तो फिर आपके साथ रह के जब बताइए चौधरी साहब चुनाव हार गए। तिलक जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्हीं किसानों के बीच में, उसी समाज के बीच में आदरणीय जयंत चौधरी जी और इनकी पार्टी जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए अभी आऊंगा पीडीए का फॉर्मूला बताइए। वेट कर रहे हैं, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्रोफेसर साहब। मिश्रा जी, ये हवाओं का रुख, क्योंकि आपकी राजनीतिक भविष्यवाणी के हम कायल हैं, जरा बताओ ये हवाओं का रुख क्या बता रहा है? बताइए, कमलनाथ का भी नंबर, अशोक चौहान,
अभी तो हमने पूरी लिस्ट पढ़ दी, क्या है ये मसला? देखिए, एक बड़ा लास्ट में रोहित जी जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा दिया। समाजवादी पार्टी ने उनके साथ जबरदस्ती की। एक सवाल है, रोहित जी इस पे जवाब अभी मत दीजिएगा, बाद में करेंगे। मेरा सवाल ये है, आप क्लेम कर रहे थे कि 30 सीटें आप जीत के आते, यानी 40-45 सीटों का आपका समझौता होता। बीजेपी से 45 या 50 सीटें लेंगे कि 100 सीटें लेंगे, कितने पे समझौता करेंगे ये बता दीजिएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। विधानसभा चुनाव आने दीजिए, तब हम करेंगे समझौता। अभी तो लोकसभा चुनाव है, अभी लोकसभा पे हाँ, ठीक है। लोकसभा में भी बता दीजिएगा कितनी लेंगे, लोकसभा में भी बता दीजिएगा कितनी सीटें आप वेस्टर्न यूपी से या पूरे यूपी से। फिर वो वाली बात अलग हो जाएगी ना भाई। आप दे दो, एक मिनट रोहित भाई, एक मिनट, आप ही की बात। आप दे दो भैया, कहो कि 20 की 20 सीटें पर लड़ लो, लेकिन जीत कितनी सीटों पर रहे हो ये भी तो महत्वपूर्ण होता है ना। जीत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि सीट नहीं, आरएलडी के प्रवक्ता ने, विद्वान प्रवक्ता ने बोला कि हम 30 सीटें जीत के आते। अच्छी चीज है, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूं, कॉन्फिडेंस। हम आते हैं अपने मुद्दे पे, कमलनाथ की। देखिए, हार जीत क्या हो, कैसे हो, मैं आपको बताता हूं। जो बुढ़ापा होता है ना, चाहे राजनीति का हो चाहे जीवन में, एक अदत आश्रय को वो ढूंढता जरूर है। तो राजनीतिक आसरा आप देखिए, मुलायम सिंह यादव इतने कद्दावर नेता थे, सुविधा संपन्न थे, सारी चीजें थी। क्या मजबूरी उनको आ पड़ी कि लास्ट में मोदी जी को आशीर्वाद देने लगे? अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, अपनी पार्टी को आशीर्वाद नहीं दिया, मोदी जी को दिया। अच्छा, मुझे ये लगता है एक किला रूपी जो पार्टी थी कांग्रेस, इसकी मरम्मत बहुत दिनों से नहीं हुई। छतें गिरने लगी, कभी पेंट झड़ के गिरता है। तो जो आदमी वहां पे है ना, अपने आप को बड़ा असहज और असुरक्षित महसूस करता है कि सर पे पता नहीं कब क्या गिर जाए। और जो हवेली की देखरेख करने वाले हैं, किले की देखरेख करने वाले मालिक हैं, राहुल गांधी वगैरह, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक अविश्वास तो होता ही है लोगों को। छोड़ के आएंगे, कहां जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, राजनीति में और कुछ क्षेत्रों में अफवाह भी सर बड़ी मायने रखती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं, वो परसेप्शन नैरेटिव वाला मसला भी है ना। सत्य या फैक्ट उतना काम नहीं करता है जितना अफवाह कर जाती है। और कई चुनावों के नतीजे केवल अफवाहों के कारण बदल गए, हार जीत में और जीत हार में हो जाती है। अगर नहीं, जैसे भूदेव भाई कह रहे कि नहीं मैं गारंटी ले रहा हूं, जैसे आजकल लोग घर साथ देते हैं ना, मोदी जी की गारंटी, कह रहे हैं हमारी गारंटी कमलनाथ जी कहीं नहीं जाएंगे। बताइए। नहीं, वो हमें उस पे मतलब नहीं है, जाए न जाए, निर्दलीय हो, राजनीति से संन्यास ले, उस पे मैं अभी नहीं बोलूंगा। डायनामिक्स हमें ये देखना है ना, जिसपे कि ध्यान देने वाली बात है। बीजेपी एकदम ध्यान लगा के बैठी है, कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को ध्यान देने की बात है। नहीं, ऐसा लग रहा है पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं, कहां कहां हम कमजोर हैं, किस किस को लाना है साथ में। नहीं, देखिए, सवाल कमलनाथ को इसलिए नहीं ला रही है कि बीजेपी कमलनाथ के आने से सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी राज्य के, या उसमें जो है बीजेपी जो भी जीते 300-500 जो भी क्लेम करे, या जो उनका प्लान है वो अभी अपने दम पे भी कर सकते हैं नियर बाई। मैं ये बोल रहा हूं, मैं आप ही की बात कह रहा हूं मिश्रा जी, नैरेटिव वाला मसला है ना। जैसे इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ, नीतीश कुमार साथ में आ गए, जयंत चौधरी आपके साथ में आ गए, और दूसरी तरफ कमलनाथ, अशोक चौहान, ये सभी चेहरे जो बड़े बड़े चेहरे हैं, आप कह रहे हो देखो ना माहौल बना हुआ है। ये नहीं, ये कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। भले ही कमलनाथ उनके साथ आजन्म रहे, लेकिन इस तरह की अफवाह उड़ना भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज होती है। और कांग्रेस के लोगों, रणनीतिकारों, कांग्रेस की जो पूरी टीम है ना, उनका मनोबल तो डाउन जरूर, किसी का भी मनोबल तो डाउन होता ही है। तो इस वक्त तो मैं आप ही की बात को आगे लेकर जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं। इस वक्त तो हालत ऐसी है ना कि जरा सी भी हवा या फूंक भी अगर लगे, तो पत्ते के ढेर में जैसे हवा चलती है तो खड़खड़ाहट शुरू होती है। कांग्रेस के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है, बहुत संभल के रहना चाहिए। ये भूदेव भाई, जितनी बात समझ में आई, वो कह रहे हैं कि भैया अफवाह अगर उड़ भी रही है, अफवाहें उड़ाई भी जा रही हैं, तो भैया एक काम करो ना, 1 सेकंड में सब बंद हो जाएगा। कमलनाथ जी सामने आए, बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा, ये सब चुप हो जाएंगे। नहीं भूदेव भाई, तिलक जी जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, जी बिल्कुल। तिलक जी देखिए, आपने ही सुना है, अभी दिग्विजय सिंह जी ने उनसे बात की, जीतू पटवारी साहब, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, फिर वही वाली बात कर रहे हो आप। ऐसे तो कमलनाथ जी और राहुल जी के कितने मधुर संबंध है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, है ना। तिलक जी, अब मेरी पूरी बात तो आप सुनोगे तभी तो मैं इसका नहीं, आपसे मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी बोल दे, आप कह रहे हो दिग्विजय सिंह बोल दे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अफवाह मीडिया उड़ा रही है, तो मीडिया ही जाके उनसे पूछ ले। बुधे भाई, मीडिया उड़ा रही है अफवाह, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, तो कमलनाथ जी मना क्यों नहीं कर रहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा? पूछ लीजिए एक बार। जब हमको पार्टी में रह के ये बात नहीं पता है कि कमलनाथ जी जा रहे हैं, हम मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज से सुन रहे हैं,
तो मीडिया जाकर के खुद पूछे। नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा आपको कि वो नाराज चल रहे हैं, ये भी नहीं पता होगा कि बेटे ने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटा दिया, आपको ये भी नहीं पता था कि अशोक चौहान जो है वो छोड़ने जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम था कि जयंत चौधरी भी जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम था कि नीतीश कुमार जी भी जा रहे हैं, नहीं मालूम था ना। तिलक जी, मैंने ये कहा कि अगर वो जाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे, जब हमें पता है। अच्छा, जाने का इंतजार हो रहा है। नहीं, आप अगर आपकी तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप उनसे जाके पूछिए। जब न्याय दिलवा रहे रोडों पे युवराज, जमीन खिसक रही है नीचे कोई खबर नहीं है और न्यूज चल रहा है कि कमलनाथ जी जा रहे हैं, तो जब कोई जा ही नहीं रहा, जो खबर ही नहीं है, उस पर अगर आप खबर बना रहे हो तो आप जाइए उनसे पूछिए। खबर बन रही है मिश्रा जी, करने वाली मिश्रा जी खबर बन रही है ना। अभी लिस्ट पढ़ूंगा, रुको एक सेकंड, अभी आधी लिस्ट पढ़ी भूदे भाई, एक मिनट रुको ना। राजनीति की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण खबर ही होती है सर। मैं कांग्रेस और सारे नेताओं को बता दूं तो खबरों की खबर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन सी खबर कहां बन रही है, कहां उड़ रही है, कहां बन के मार्केट में आ गई है, और उस खबर का आप सही तरीके से जवाब नहीं देते या खबरों को, विचारधाराओं को, विचारों को मैनेज नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से। भाई राजनीति आप तलवार लेके तो चुनाव लड़ने नहीं जाते हो ना, गोली बंदूक लेके तो नहीं जाते हो ना। खबर, विचारधारा, स्टेटमेंट, इन्हीं सब मुद्दों यानी वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, यही तो वर्बल कम्युनिकेशन, ये खबरें बनती हैं, फिर वो एक लहर में बदल जाती है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो। तो इतने हल्के में मैंने बोला, इतने अगर खबर भी उड़ गई, हो सकता है आपके राइवल पार्टी ने खबर उड़ाई हो, तो आप इस पे भी एक्टिव हो जाइए रेदर देन की साफ सफाई ये सब चीज देने से। जरूरत यह है कि ये खबर है, जो बात धुआं तभी निकला है जब आग लगी है। पुराने जमींदार वाली जो मसला है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है कि भाई आप अभी भी उस औरे से बाहर नहीं निकल पाए। गर्ग साहब एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि अफवाहें उड़ रही हैं, ये कह रहे हैं अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन ये कौन सी ऐसी चुंबक है जो आप लोग अंतरात्मा की आवाज लगाते हो और तुरंत जो है एकाएक, ये कैसे हो पा रहा है? मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि फरवरी के महीने में देख रहा था मैं, विभाकर शास्त्री जी है ना, कांग्रेसी थे, अब हो गए भाजपाई। इसी फरवरी के महीने में अशोक चौहान जी पहले कांग्रेसी थे, आपने कहा राज्यसभा जाओ, जल्दी आओ, वो भी आ गए। आपने बाबा सिद्दीकी कांग्रेसी थे, अब एनसीपी अजीत पवार के साथ आ गए, मतलब आप ही के साथ आ गए, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। अब जगदीश साहब जो है पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक, कांग्रेसी थे, अब बीजेपी में आ गए। अशोक तंवर याद होगा आपको, अभी हाल ही में पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए। सर लिस्ट तो बहुत लंबी है, पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा मैं, ये चक्कर क्या है सर? तिलक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अफवाहें हैं। अब आप ये देखो कि अभी कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए थे, 14 तारीख को कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए थे, इनको 16 तारीख को पता लगा कि कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए। ये कांग्रेस की दशा है। आज हिंदुस्तान मतलब चांद पे पहुंच गया, सूर्य पे पहुंच गया, और कांग्रेस कहां से कहां रह गई। तो ये कांग्रेस है, तो भाई कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता, कोई डूबते जहाज में रहना नहीं चाहता, तो वो इधर उधर भागेंगे ही। उनको अपने देखिए, आज क्या हो रहा है कि केवल एक आदमी को लॉन्च, बार बार क्या है कि एक लॉन्च किया जाता है। अब वो लॉन्च जितनी बार भी लॉन्च करो तो वो लॉन्च होता ही नहीं है, वो सक्सेस ही नहीं होता। 10 से 15 बार इन्होंने उसके लॉन्चिंग कर दी, लेकिन कभी वो सफल ही नहीं हुआ। तो इनको कांग्रेस को ये चीज मंथन करनी पड़ेगी कि भाई आप कब तक उसको लॉन्च करते रहोगे। गांधी जी ने जब देश आजाद हुआ था तब बोल दिया था कि भाई अब इस कांग्रेस की जरूरत नहीं है, जिस मकसद से ये कांग्रेस बनाई थी वो कांग्रेस अब मकसद पूरा हो गया। लेकिन उस कांग्रेस को गांधी जी ने वो विषय अलग है कि गांधी जी ने कहा कि फिर उसके बाद क्यों कांग्रेस, वो अलग विषय है। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ ये कौन सी चुंबक है जो खींच रही है आपकी तरफ? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो कि राज्यसभा तुम्हारा नाम पक्का राज्यसभा में। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। राज्यसभा का तो हो गया, अब कमलनाथ जी का कौन सा राज्यसभा का मैटर है, मैं तो बता दीजिए। राज्यसभा के तो 15 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन। सर आपको मालूम है कौन कहाँ कैसे एडजस्ट होता है, वो अब मुख में से क्यों बुला रहे हो? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। यहाँ पे देखिए कि बहुत लंबा चौड़ा वो है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहाँ तो देखो समुंदर है। नहीं बाकी सब ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था कि इन्हीं कमलनाथ जी को लेकर जो है ना, जब वो सीएम पद पर थे और उनको हटाने के लिए आप ही के नेता जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे,
और बेचारे भूख हड़ताल पर जो है इस मांग को लेकर बैठे थे कि इनसे पहले इस्तीफा लो फिर भूख हड़ताल तोड़ूंगा। मालूम है ना कौन थे सर वो? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि ये बात सही है, लेकिन 2018 का वाक्य है जहां तक मुझे याद है, तो वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, आपके नेता पहुंचे, जूस वूस पिला के उनका हड़ताल तोड़वाई थी, कहा कि ये कमलनाथ जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अगर मान लो वहां पे अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन ना ना भ्रष्टाचार वाला मसला नहीं है, 1984 दंगों वाला मसला भी है ना सर? वो जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार के साथ साथ इनका भी। हाँ, तो उन्हीं के लिए ये नाराजगी आपने कहा ना, सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को जो गोद में बिठा रखा है इन लोगों ने, तो कमलनाथ जी का भी नाम उसमें आता है, लोगे साथ में आप। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज की बात यह है कि क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? आप सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके लिए नो एंट्री है ना, बात खत्म हो फिर आगे बढ़े। नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है उससे सहमत होकर अगर वो ज्वाइन करता है कोई भी व्यक्ति, नहीं जो व्यक्ति आप ही के नेता बताइए धरने पर बैठे भूख हड़ताल की, आप उनको पार्टी में लेने के लिए तैयार हो जाते हो विचारधारा के नाम पर, फिर ये सवाल खड़े हो जाते। खैर कोई बात नहीं। प्रोफेसर साहब, रोहित जी बता रहे थे और AK मिश्रा साहब, ये जो यात्रा की टाइमिंग है ना वो बहुत खतरनाक है। जब सीट शेयरिंग करनी थी तो फिर आप यात्रा पर निकल गए, ना न्याय हुआ, अपना पार्टी के साथ भी न्याय हुआ, ना सहयोगियों के साथ न्याय हुआ। अब बताइए, आप कह रहे हो कभी 11 ले लो कभी 15 ले लो, आप कोटा थोड़ा बढ़ गया क्योंकि रोहित जी चले गए, आपने कहा चलिए 20 तक मामला निपटा दीजिए आप। ये तो मसला अब गठबंधन पर आ गया ना, कैसे लड़ पाएंगे बताइए आप? देखिए, जो कांग्रेस का नेतृत्व है और जो हमारा नेतृत्व है, हाँ, उनमें जब सहमति है तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। हम लोग सहयोग करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि यात्रा का निमंत्रण दिया है। तो जो देश के जो मुद्दे हैं, जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उसका जो मैंडेट जनता ने दिया था उसमें आज कौन कौन से वादे पूरे हुए, इन्हीं को लेके हम लोग जनता की सहयोग आप कर रहे हैं या आप टिकट बांटेंगे यूपी में? नहीं, वो आपसी सहमति हो चुकी है, आपसी में बड़े नेताओं की सहमति हो गई है, हाईकमान की सहमति हो चुकी है। कितनी सीटों पर सर, अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए? मैं आपको बताऊं, टिकट कोई, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है टिकट कोई विषय नहीं है। विषय क्या है? विषय तो यह है कि जो जाति जनगणना होगी नहीं होगी, पीढ़ी की जो लड़ाई है वो होगी नहीं होगी। तो इस बात में मुद्दों पर राजनीति होगी। सीट तो बहुत छोटा मुद्दा है, सीट का कोई मुद्दा ही नहीं, सीट का कोई आपसे मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने, फिर आ रहा हूं रोहित भाई। ये कह रहे फर्रुखाबाद पे कोई भी लड़े कोई दिक्कत नहीं है, भूदेव भाई कोई आपत्ति तो नहीं आपको? नहीं, देखिए ये तो मिलके डिसाइड होगा, जो भी डिसाइड नहीं डिसाइड हो गया, उन्होंने नाम फाइनल कर लिया फर्रुखाबाद में। कहां सोए हुए मेरे भाई? वो सलमान खुर्शीद जी वाला मसला, वो कह रहे कि नहीं हमने डिसाइड कर लिया है। अब आपको लग रहा है अखिलेश यादव नाम लिख के काट देंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता जी। जितनी भी जो पार्टियां इनको आपस में लड़ाने का काम ही ये मीडिया करती है। अच्छा, मैं लड़वा रहा हूँ और बोलो कोई लड़ेगा तो उसकी जगह हमारी। कैसी बातें करो भूदेव भाई, सवाल का जवाब दो ना। मीडिया कहाँ से लड़वा रही है? नामांकन होगा तो सब हम मीडिया ने बोला नीतीश कुमार चले गए, मीडिया ने बोला जयंत चौधरी चले गए, मीडिया ने बोला अशोक चौहान चले गए। क्या दिक्कत है? ये मीडिया ही करवा रही है सब कुछ। मैं वही कह रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है, चाहे वहां से सपा का प्रत्याशी लड़े या कांग्रेस का लड़े। ये जब भाई सलमान खुर्शीद की बात कर रहा हूँ मैं, सबके सामने होगा। उनको लड़वाओगे कि नहीं लड़वाओगे इतना ही पूछ रहा हूँ खाली मैं। उस सीट पर उन्होंने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मैं भी तो उसी का जवाब दे रहा हूँ, चाहे सपा का कैंडिडेट लड़े या कांग्रेस का लड़े, जिसका नामांकन होगा वो वहां से लड़ेगा। सब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन लड़ेगा? ओके 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 ओके, जल्दी से रोहित जी आप, फिर AK मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे थे रोहित जी? देखिए, मैं तिलक भाई आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम इनके साथी थे, गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथी थे। जब कांग्रेस ने कहा साहब हमें 20 सीटें चाहिए, तो अखिलेश यादव जी बोले कि साहब 20 तो तुम्हारे पास कैंडिडेट भी नहीं है, तो लिस्ट ले आओ कि कौन 20 सीटें चाहिए आपको और वो कैंडिडेट के नाम ले आओ। तो जब कैंडिडेट के नाम लेके आए तो अखिलेश यादव जी ने जब लिस्ट देखी तो उसमें एक नाम ऐसा था, मैं नाम और सीट का नहीं बोलूंगा, जो 10 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो गुजर गए थे। हाँ, 10 साल पहले वो गुजर गए थे। तो अखिलेश यादव जी बोले भाई ये जो कैंडिडेट नाम लिखा है आपने, ये तो 10 साल पहले गुजर गए। तो अब इतना तो सीरियस है इंडिया गठबंधन
अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना सीरियस है इंडिया गठबंधन और कितने सीरियस है इनके नेता। कि जो व्यक्ति 10 साल पहले गुजर गया उसको कैंडिडेट बना के कांग्रेस ने अखिलेश यादव जी के सामने रख दिया कि भैया ये टिकट दे दो, और जब वो असहज हो गए जो लिस्ट लेके गए थे तो बोले जी वो तो ऐसे ही रख दिया था नाम। नहीं तो आप लोगों का तो फाइनल है ना मसला, आप लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं बिल्कुल हमारा मसला बिल्कुल फाइनल है। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के धोखे से आहत होके इनसे नमस्ते कर ली। नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ सीट वाला मसला फाइनल है ना। नहीं अभी तो हमने एनडीए की घोषणा ही नहीं की कि हम एनडीए के साथ आए हैं। एनडीए के साथ घोषणा करने दीजिए, सीटों का मसला भी निपटा लेंगे। आपको मालूम है कि इससे बड़ी घोषणा क्या होगी अब। नहीं बिल्कुल देखिए हम चल रहा है जैसे कमलनाथ का चल रहा है, घोषणा कमलनाथ ने भी नहीं की और र्यूमर चल रहा है मीडिया में, ऐसे ही रोहित जी का है घोषणा नहीं उनका तो क्लियर है बिल्कुल नहीं हमारा क्लियर है, लेकिन हम जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं कर देंगे तब तक हम फिर सीटों पे बात ही नहीं कर सकते। नहीं वो तो ठीक है, ये तो है नहीं कि आप मिश्रा जी आप भी कह रहे हो दिल चीर कर दिखा तेरा ही नाम होगा, ये तो वही वाली बात कर रहे हो आप। अब इससे बड़ा और क्या होगा? खबरों की बात कर रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। मैंने बोला खबर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खबरें चल रही हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करके करोड़ों किसानों का सम्मान किया है, करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान किया है, और उन्होंने एक इंटेंशन अपनी दिखाई है कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी तो ये जो धरने पर बैठे हुए वो कौन है? करना चाहते हैं। ये जो धरने पर बैठे हुए वो कौन है? कहाँ पे धरना चल रहा है? नहीं चल रहा कहाँ? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कहाँ? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये किसान नहीं है? अच्छा वो किसान नहीं देखिए अतिलक जी हम एक बार राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड क्लियर कर देता हूँ। किसानों के हर मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए, जिम्मेदारी से सॉल्व करना चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल संकल्पित है कि किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून दिलवाएंगे। एक बार हम अपनी घोषणा कर देंगे एनडीए के साथ कि हम आपके साथ ऑफिशियल तौर पे हैं। हम एनडीए को समझा के भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में हमारा बड़ा भाई है एक तरीके से दल, उनको हम वो प्रॉब्लम समझाएंगे किसान की। अभी होता क्या है, किसान अपनी बात लेके आता है, अपनी मांगे लेके आता है, उसमें क्या होता है कुछ राजनीतिक गिद्ध कूद जाते हैं, वो उनकी बातों में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि समझ में ही नहीं आता सामने वाले को। मैं आपकी जितनी बात बहुत अच्छी बात कही रोहित जी, एक मिनट अब मैं आपकी जितनी बात समझ पाया। रोहित जी ये कह रहे हैं मिश्रा जी कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं आ जाता तब तक ना पद लेंगे, ना मंत्रालय लेंगे केंद्र में, ना राज्य में कोई पद, कोई कार्यालय और ना ही कोई मंत्री लेंगे। यही कह रहे हैं रोहित भाई आप? केजरीवाल की तरह गाड़ी बंगला कोई मंत्रालय नहीं लोगे आप? मिश्रा जी आप तो आज बदले लग रहे हो। मतलब कम से कम मिश्रा जी शांत रहो। मेरे आज तक जितनी बार मेरे साथ डिबेट पे रहे थे आप मोदी जी की गुणगान गाते थे। आज नहीं मैंने एक मिनट मिश्रा जी एक मिनट रोहित जी कह रहे हैं कोई मंत्रालय ना तो केंद्र में लेंगे ना राज्य में लेंगे। देखिए तिलक है ना, यही कह रहे हो जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा आपके मुताबिक। मेरे को तो क्लियर कर लेने दीजिए तिलक भाई, ये आपके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। मैंने ये कहा है कि जब एक बार हम एनडीए का ऑफिशियल तौर पे हिस्सा हो जाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को इस पे कन्विंस करेंगे और इसके लिए हम संकल्पित भी हैं कि किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून दिलवाया जाए। नहीं एमएसपी वाली बात नहीं है रोहित जी, सिर्फ एमएसपी वाली, वो लखीमपुर खीरी वाला मसला भी है, याद है ना? सारे हाँ बिल्कुल वो थार गाड़ी नहीं बिल्कुल थार गाड़ी मुझे याद है। मुझे रेसलर बेटियां याद हैं जिसमें अखिलेश यादव जी के मुंह से आज तक आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं सुना होगा। हाँ नहीं सुना, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? बिल्कुल आपने आज तक रेसलर बेटियों के लिए आप लोग नाम तो मैं अभी पूछ लूंगा प्रोफेसर साहब, आपके सामने पूछूंगा। आप ले लो ब्रिजभूषण जी का नाम। हमको हाँ बिल्कुल हम लेंगे, हमने लिया है। हमने तो रेसलर बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया है, हमने किसानों के साथ बॉर्डर पे जाके संघर्ष किया है। जी बिल्कुल किया है, यादव जी को देखा क्या? आपने अखिलेश यादव जी को कभी नहीं देखा होगा उन बॉर्डरों पे। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की हर समस्या को बेहतर समझता है और किसानों की हर समस्या को सॉल्व करवाने के लिए 2 शब्द बोल दीजिए बस। बिल्कुल ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। रेसलर बेटियां जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगी तब तक राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा और ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भी कार्रवाई होगी। और माननीय टैनी जी? माननीय टैनी नहीं है ये। टैनी जी पे आज भी राष्ट्रीय लोकदल का वही स्टैंड है कि उनके बेटे ने जिस तरीके से थार चला के किसानों को कुचलने का काम किया था वो घृणित तथ्य था और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका टिकट भी कटना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो इसको हर फोरम पे हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम रोहित भाई का सुना प्रोफेसर साहब, ये होता है स्टैंड। आप लोग स्टैंड नहीं ले पाते, ब्रिजभूषण का नाम नहीं निकलता आपके हलक से। मैं जवाब दे दूं? ये स्टैंड होता है। देखिए रोहित भाई ने क्या स्टैंड लिया आपके सामने।
देखिए रोहित जी के सब अब्दाग सारे अच्छे हैं। हाँ। वो लठ भी हमको याद है योगी सरकार का बुलंदशहर में जो माननीय जयंत जी को पड़ा था, वो लठ नहीं था, माननीय जयंत जी ने कहा था किसानों पर लठ है, जाट बिरादरी पर लठ है। अब वो लठ भी अच्छा है, जयंत जी को भी अच्छा लग रहा है, रोहित जी को भी अच्छा लग रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ 750 किसानों की बात आप करने का काम कर रहे थे, 750 किसानों की लगातार किसानों की आय की अच्छा उस पर आप शब्द नहीं निकल पा रहे किसानों की। अच्छा मिश्रा जी फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका। रोहित भाई ने बहुत जबरदस्त स्टैंड ले लिया, भाई साहब कहा कि ये हमारा स्टैंड है ब्रिजभूषण को लेकर भी और मिट्टानी जी को। नहीं, वो बहुत चालाकी पूर्ण वाला है। देखिए विपक्ष और कांग्रेस की कमजोरी यही है। हाँ। अब अगर मैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर विपक्ष क्या करता है भाई, अगर आप किसानों के साथ हैं तो आप एनडीए के गठबंधन का वेट करेंगे, जब बीजेपी आपको शामिल करेगी तभी आप किसानों के फेवर में बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये स्टैंड नहीं होता है सर। आप बोलिए कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, हम सरकार में रहे या ना रहे, हम किसानों के साथ हैं। बोल रहा हूँ ये ऑन एयर जा रहा है, ये हम आप ये 5 आदमी बैठ के यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये ऑन एयर करोड़ों सर, ये हमें भी पता है। जब आप बीजेपी में शामिल होंगे तभी आप किसानों के हक की बात करेंगे, अभी मांग नहीं करेंगे भाई। जो काम आप बीजेपी में जाने के बाद करेंगे वही आज आप बीजेपी से मांग करिए ना कि एमएसपी दीजिए। ऑन एयर कह रहा हूं कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों को मिलना चाहिए। नहीं चाहिए, होना चाहिए, उसमें ये भी है आपको 25 सीटें मिलेंगी लोकसभा में तब होना चाहिए, आपको 100 सीटें मिलनी चाहिए। आप 250 सीट लेकर के जब जीतेंगे तब ये मुद्दा उठना चाहिए। ये राजनीतिक शगल पे बात नहीं करना चाहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा सर। ये विपक्ष के प्रवक्ताओं से आप वो बोलिए, वो उलझ जाएंगे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग खबर के साथ छोड़ के जा रहा हूं, गर्ग साहब सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। भूदेव भाई सुन रहे हो या फिर? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, कांग्रेस ही सुन रहे हैं। भाई साहब सुनने में आया है कि यूपी कांग्रेस में भी स्वागत करने के लिए गर्ग साहब ने गोटियां बिछा दी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तिलक भाई कहाँ से खबरें लेके आते हो आप? अभी रुकिए तो सही, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। बाकी भूदेव भाई निकालो अपनी न्याय यात्रा। बाकी तो अमेठी रायबरेली है ही, जहां से सोनिया जी ने फिलहाल चुनाव लड़ने से मना कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिश्रा जी आपका भी, रोहित जी आपका भी, प्रोफेसर साहब आपका भी, भूदेव भाई आपका भी और गर्ग साहब आपका भी। तो ये सियासत और सियासत के खेल में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई दिलचस्प होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।